हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड्स, इसमें लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्यूशन यूनिट 1 टू यूनिट 5। और ये आपका है पार्ट नंबर 2। आपका जितना सारा यूनिट है यानी 1 से लेकर के 5 तक जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर पार्ट 3। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। ये हमारा है पार्ट नंबर 2 लेक्चर ऑफ COI। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्लेलिस्ट है बढ़िया तरीके से एक नंबर तरीके से बताया गया है, तो उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का दिया गया है कमेंट बॉक्स में, तो जा करके देख लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं खुलता है इसका लिंक तो कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इनका पावर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। देखिए भाग नंबर जो 5 होता है यानी पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में डिस्कस किया गया है यूनियन के बारे में, संघ के बारे में। अब जो होता है यूनियन, ये आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक होता है। कौन? यूनियन। अब यूनियन यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, और दूसरा हमारा क्या होता है लेजिस्लेटिव होता है, और तीसरा हमारा होता है जुडिशरी। ठीक। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं किस में आते हैं। अब जो यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव, इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, इसमें आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसमें आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसमें आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जो हम लोग बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, तो देखिए जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं डियर फ्रेंड, प्रेसिडेंट, इनका जो पोस्ट बनाया गया इंडिया में यह आता है आर्टिकल नंबर 52 में। आर्टिकल नंबर 52 बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का क्या होगा, पोस्ट होगा। अब जो यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है 2 प्रकार की होती है, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक हमारा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, एक हमारा होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक हमारा होता है प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। अब यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारा होता है नॉमिनल हेड, और एक हमारा होता है रियल हेड। तो जो यहाँ पे रियल हेड होता है यानी कि जो देश को चलाता है वह कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब जो यहाँ पे नॉमिनल हेड होते हैं यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, वह कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा कि मैंने क्या बताया आपको कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के इंटरेक्शंस क्या होता है, बिल यहाँ पे जनरेट होता है। अब यही बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया तो बिल हमारा कन्वर्ट होता है एक्ट में। अब जो यहाँ पे प्रेसिडेंट जी ने बिल पर अप्रूवल अपना दिया, एग्रीमेंट दिया, वह किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के, मोदी जी के। यानी कि जो यहाँ पे प्रेसिडेंट भाई साहब हैं, इनके पास जो पावर है वह कौन सा पावर है? रियल नहीं पावर है, ये नॉमिनल है। केवल यहाँ पे नाम का पावर इनको दिया गया है, लेकिन यह काम करते हैं किसके बिहाफ पे? मतलब यहाँ पे PM के बिहाफ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे काम करते हैं। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, इनको दिया गया है एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द आर्टिकल 53 में, जो कि क्या होते हैं? प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, इंडियन स्टेट। लेकिन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके बिहाफ पे काम करता है, मतलब एडवाइस पे? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के। जैसे कि पार्लियामेंट में, जैसे पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट में अपने सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, अगर ये सेशन में नहीं है, अब मान लीजिए राष्ट्र के हित में बनाना है कानून, तब यहाँ जो प्रेसिडेंट होगा यह बनाएगा एक मतलब बिल, वो हमारा होता है ऑर्डिनरी बिल यानी कि अध्यादेश बिल। अब जो यहाँ पे जारी करता है आर्टिकल नंबर 123 से, अब जो यहाँ बिल जारी करता है किसके मतलब सलाह पे? तो प्राइम मिनिस्टर के, ये PM प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। तो वही कहने का मतलब है।
अब जो यहाँ पी मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, क्या होते हैं मैंने पूरा बता दिया आपको। इनका क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन ऑफ दी COI यहाँ बता दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया POI। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होता है कि यह भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी इंडिया के नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज 35 ईयर, और किसी भी मतलब पार्लियामेंट जो लोकसभा होती है वहाँ से यह इलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड फ्रॉम दी लोकसभा। ठीक, या किसी भी यानी कि किसी भी मतलब जो लाभ के पद पर इनको नहीं होना चाहिए। डोंट होल्ड ऑफिस ऑफ दी प्रॉफिट, किसी मतलब लाभ के पद पर इनको नहीं होना चाहिए। सो दीज आर दी क्वालिफिकेशन ऑफ दी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का जो क्वालिफिकेशन होता है वो आर्टिकल नंबर किस में आता है, 50 नंबर 58 में आता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ आता है इलेक्टोरल कॉलेज। अगर हम देखें प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, ये सारी चीज़ आप ध्यान देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे सब केवल क्वांटम बस खोल दे रहे हैं पूरा, बस ऐसे यहाँ पढ़ते हुए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऐसे हैं फिर वैसे हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़िए आप कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी आएगा समझ में। अब जो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है यह आता है आर्टिकल नंबर 54 में। किसमें आता है, आर्टिकल नंबर 54 में। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यानी कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन यहाँ पे शामिल होता है, यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, केवल यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर बोल रहा हूँ, ध्यान समझिए मेरी बात को, केवल यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट यानी कि मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट, और यहाँ पे MLA लेजिस्लेटिव असेंबली जो यहाँ पे होती है, यही यहाँ पे शामिल होते हैं। दूसरा बात देख लीजिए थोड़ा सा और, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है किसका, मतलब यहाँ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस महाभियोग, तो इसमें हमारा केवल लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर आर पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, तो मैंने पूरा अच्छी तरह बता दिया आपको कि जो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं इलेक्टेड, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं बोथ आर पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है आर्टिकल नंबर 54 में आता है। सो दीज आर दी अबाउट आप प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होते हैं क्या होते हैं, रियल नहीं होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। अब यहाँ देखिए प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं और यहाँ पे रिमूव करते हैं किसको, ऑफिस एंड दी कमीशन। इसको क्या करते हैं, इस ऑफिस को यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जज हो गया, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे जो जज हो गया हाई कोर्ट का, इन सभी को क्या करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। सो दीज आर दी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखिए लेजिस्लेटिव पावर, यहाँ देखिए लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। लेजिस्लेटिव पावर बढ़िया देखिए, जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। मान लीजिए लोकसभा ने बिल गया पार्लियामेंट में, ठीक, अब लोकसभा ने अपना अप्रूवल दे दिया, लेकिन राज्यसभा कह रहे भाई मैं नहीं दूंगा, भाई कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना एग्रीमेंट नहीं दूंगा। यानी कि वह बिल गया लोकसभा में और लोकसभा में 6 महीना के अंदर वह बिल यहाँ पे रहा, और यहाँ पे जो राज्यसभा है अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उस समय कंडीशन होती है जिसे बोला जाता है डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक कंडीशन, और इसी समय इसी कंडीशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं या बुलाते हैं क्या, ज्वाइंट मीटिंग। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 108, यानी अंडर द आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट समवन ज्वाइंट मीटिंग एंड दिस ज्वाइंट मीटिंग प्रेसाइडेड बाय द लोकसभा स्पीकर, क्योंकि लोकसभा में बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं कंपेयर देन दी राज्यसभा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट हो गया। दूसरा पावर क्या होता है, जो यहाँ पे इधर देखिए मैं इसी बता दे रहा हूँ, इसी ये ना देखिए, एक नंबर तरीके देखिए अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक, इसका और देखिए पावर, दूसरा पावर जो यहाँ पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट क्या होता है, 3 प्रकार के यहाँ पे सेशन होते हैं। पहला हमारा होता है बजट सेशन, दूसरा हमारा होता है मानसून सेशन, और तीसरा हमारा होता है विंटर सेशन। तो इन सभी सेशनों को जो प्रेसिडेंट होता है क्या कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। कौन, प्रेसिडेंट, ये पावर हो गया। ठीक, और जैसे कि लोकसभा जो है
लोकसभा में गया मनी बिल। भाई लोकसभा जो वहाँ होता है स्पीकर क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल, लेकिन यह मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा किससे, प्रेसिडेंट से। और देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो मैसेज होता है या बिना सिग्नेचर किए किसके, यहाँ पे प्रेसिडेंट की है, वो जो लागू नहीं होगा। और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है लोकसभा क्या कर सकता है, यहाँ पे डिजॉल्व कर सकता है, मतलब भंग कर सकता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं जो पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा हो गया, किसी भी समय। तो जो यहाँ पे एड्रेस करते हैं अंडर द आर्टिकल 87। एक नंबर तरीके बता रहा हूँ आपको, तो मैक्सिमम शेयर करना अपने दोस्तों के पास। डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का, ये हमारे जो भारत को इंटरनेशनल फोरम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बट ही हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। और अगला पॉइंट देखिए, ही सेंट एंड रिसीव एम्बेसडर। और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे संधि होती है, ट्रीटीज होती है, और जो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, किसके भी यहाँ पे होती है, प्रेसिडेंट से। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए फाइनेंशियल पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट, कहने का मतलब देखिए वही बात, मनी बिल जो लोकसभा में क्या होती है, इंट्रोड्यूस होती है, बट ही हैव टू टेक रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दीज आर दी फाइनेंशियल पावर। अब अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा और लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा और देख लीजिए, बस थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों के इंटरेक्शन से गया बिल प्रेसिडेंट के पास, कहा भाई आप थोड़ा साइन कर दो उस पर ताकि लागू हो जाए। लेकिन प्रेसिडेंट भाई साहब क्या हो गए, गुस्सा हो गए, नहीं जी मैं नहीं करूँगा। यानी कि आप जो यहाँ पे बिल गया प्रेसिडेंट के पास, उसने क्या किया, उस बिल को तुरंत घुमा दिया, किसके लिए, इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि यहाँ जो प्रेसिडेंट है इन्होंने पालन किसका किया, किसका पावर यूज़ किया, इसने यहाँ पे यूज किया सस्पेंसिव वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर। अगला इनका देखिए पावर लेजिस्लेटिव में, दूसरा पावर जो यहाँ पे राज्यसभा है, जो यहाँ पे लोकसभा है, इन दोनों के इंटरेक्शन से गया बिल कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट ने फिर घुमा दिया, यानी कि 6 महीने के अंदर इसने कोई भी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया, विदिन 6 मंथ। यानी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं यूज किए पॉकेट विटो पावर। सो दीज आर दी पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट। ठीक, डिप्लोमेटिक पावर हो गया, यहाँ पे फाइनेंशियल पावर हो गया। मिलिट्री पावर क्या होता है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे हेड होते हैं, कमांड होते हैं क्या, आर्म फोर्सेस के, इंडिया के, जो हमारा यहाँ पे शामिल होता है इनका पावर 53 में। ये डिक्लेयर करते हैं क्या, वार, बट ही हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमारा हो गया जुडिशियल पावर, जो यहाँ पे क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं ये। और यहाँ देखिए जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं अंडर द आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इससे मतलब यहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं, बट वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाउंडेड नहीं होगी। प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, क्षमा करने की होती है शक्ति, यानी कि पार्डनिंग पावर अंडर द आर्टिकल 72, 72 आर्टिकल के तहत। प्रेसिडेंट जो है देखिए इनके पास इमरजेंसी पावर होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, किस आर्टिकल के तहत, तो देखिए पहला यहाँ होता है नेशनल इमरजेंसी, यानी अगर मान लीजिए बाहरी कोई अटैक हो गया, ये हमारा आता है 352 आर्टिकल में। दूसरा हमारा होता है स्टेट इमरजेंसी, मान लीजिए कोई यहाँ पे स्टेट मतलब संवैधानिक रूल का पालन नहीं कर रही है, तो यहाँ पे इमरजेंसी लगती है, वो हमारा होता है स्टेट इमरजेंसी। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 356 में। और तीसरा हमारा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। ये पूरा कंप्लीट हो चुका प्रेसिडेंट के बारे में। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जन, यानी कि जो यहाँ पे कॉमन पीपल होते हैं उनके बारे में बात किया था, उनके हित के बारे में। जो यहाँ पे इंटरेस्ट होता है हित, यानी कि कॉमन पीपल के हित के बारे में उनको न्याय दिलाना, उनका जो फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, ताकि उनको यहाँ पे न्याय दिलाया जा सके। अगर आप बिना कोर्ट में, मतलब आप चाहे कोर्ट संबंधित हो या फिर नहीं हो, फिर भी आप किसी व्यक्ति का सहायता कर सकते हो PIL के द्वारा।
अगर उसका दैहिक हनन हो रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उसको यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, तब भी आप उसका सहायता कर सकती हो, चाहे आप कोर्ट से संबंधित हो या फिर नहीं हो, कोई मैटर यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो PIL में दो यहाँ पे शब्द होते हैं। पहला यहाँ पे शब्द होता है, देखिए, कंसर्न सिटीजन, और दूसरा हमारा होता है लार्जर पब्लिक यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए इसका अगर हम बात करें कि PIL किस किस मतलब यहाँ पे कैटेगरी में आता है, जैसे कि आपका हो गया बॉन्डेड लेबर हो गया, जेल पिटीशन हो गया, यानी कि एक जेल में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। दूसरा हमारा हो गया पुलिस पिटीशन हो गया, यानी कि आप थाने में गए लेकिन आपको जो मामला है दर्ज नहीं हो रहा है। ठीक, अगला यहाँ बात होता है PIL का कैटेगरी कि यहाँ पे जो पिटीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, पिटीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, जैसे कि मान लीजिए रेप के मामले में, डोरी सिस्टम के मामले में, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं PIL कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है किसको, SC और ST को, पिटीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द SC एंड द ST। तो अगर हम लोग बात करें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्याय दिलाना, नीड फॉर द जस्टिस, JUDTIC, जस्टिस। और दूसरा हमारा होता है कंसर्न सिटीजन, और तीसरा हमारा होता है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो यही हमारा हो गया PIL। आप सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बात यहाँ देख लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के यहाँ पे हनन हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 अगर आप पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स, इसका जो क्लास 2 है, इसमें बात की जाती है 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तब वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है तब। अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर यहाँ पे कुछ और मैटर है, केस है, जैसे कि यहाँ पे पिटीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन हो गया, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन हो गया, बाउंडेड लेबर हो गया, यहाँ देखिए यहाँ नीचे दिया गया सब चीज़, ये सारा चीज़ें, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा, तब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 226 ये आर्टिकल आप नोट करिए, इसका प्रयोग करके वह हाई कोर्ट जा सकता है। सो दीज आर दी PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल क्या होता है और फिर लोकायुक्त क्या होता है। तो देखिए जो लोकपाल होता है और फिर लोकायुक्त होता है, ध्यान से देखिए इसके बारे में, लोकपाल और फिर लोकायुक्त के बारे में। इन दोनों का प्रयोग किया गया है नेशनल लेवल पे या फिर अपर लेवल को चेक करने के लिए, ताकि जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पे करप्शन है, उस करप्शन को मतलब यहाँ पे समाप्त किया जा सके। तो लोकपाल और फिर लोकायुक्त, इन दोनों को इसलिए पास किया गया, इसलिए इसका सेटअप किया गया ताकि ये अपर लेवल पर जा करके जैसे कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, नेशनल लेवल पे जो यहाँ पे हो गए, इनको यहाँ पे चेक किया जाए, उनकी जांच की जाए ताकि यहाँ भ्रष्टाचार को कम किया जाए। अब यहाँ देखिए लोकपाल और फिर लोकायुक्त, इन दोनों का जो अधिनियम था कई बार प्रयास किया गया लाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब कम से कम 8 वर्ष का हुआ प्रयास, 8 बार प्रयास पास करने के बावजूद भी यह पास नहीं हुआ। हम देखेंगे कि अगर 1968 में 1968 में यह लाया गया था, मतलब इसका जो बिल था लाया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो लोकसभा थी ये हो गई डिजॉल्व, भंग हो गई। जैसे डिजॉल्व हो गई यानी उस समय जो एक्ट थी, जो यहाँ पे बिल थी, मतलब यहाँ की लोकपाल का जो फिर लोकायुक्त का, वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, अगर इन दोनों अपना अप्रूवल देंगे तभी यह जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए लोकपाल क्या होता है। लोकपाल का यहाँ पे मतलब यहाँ पे गठन किया गया है केंद्र में, सेंटर में, यूनियन में, लेकिन जो यहाँ पे क्या होते हैं, लोकायुक्त होते हैं, उनका यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है राज्यों में। जो यहाँ पे लोकायुक्त होते हैं, लोकायुक्त, इनका यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग किया गया है कहाँ पे, स्टेट्स में। तो ये बात आपको नोट करना है कि जो यहाँ पे लोकपाल होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं,
लेकिन जो यहाँ पे लोकायुक्त होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्टेट में होते हैं। ठीक, अब इनका देखिए, लोकपाल और फिर लोकायुक्त, ये दोनों लोग काम करते हैं किस पे, अम्बड्समैन संस्था पे। ये क्या थी, पहले संस्था थी जो इन्हीं प्रकार क्या करती, पहले काम करती थी। सबसे पहले जो संस्था थी ओम्बड्समैन, ये यहाँ पे सबसे पहले लागू हुई थी कहाँ पे, स्वीडन में 1809 ईस्वी में। बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीप मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं आना चाहता हूँ। शॉर्ट में आप थोड़ा समझ लीजिए लोकपाल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका पावर क्या है। अब यहाँ जो लोकपाल होता है और फिर लोकायुक्त होता है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि क्या है, ये यहाँ पे स्टेटरी बॉडी है, क्योंकि इसके बारे में हमारे संविधान में कोई भी जिक्र, कोई भी डिफाइन, कोई मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए लोकपाल में क्या होता है, यहाँ पे 8 मेंबर होते हैं। इधर देखिए लोकपाल में क्या होता है, लोकपाल में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 8। अब प्लस एक क्या होता है, यहाँ पे चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। अब इन 8 मेंबर में से ध्यान देखिए 4 मेंबर इधर और फिर 4 मेंबर इधर। अब जो 4 मेंबर होते हैं ये हमारे होते हैं जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल मेंबर। ठीक, ये दूसरा हमारा होता है नॉन जुडिशियल मेंबर, नॉन जुडिशियल मेंबर। अब इस जुडिशियल मेंबर में कौन आता है, जो पहले यहाँ पे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के और यहाँ पे हाई कोर्ट के, ये हमारे आते हैं जुडिशियल मेंबर में। और दूसरा हमारा होता है नॉन जुडिशियल मेंबर, यानी जो यहाँ पे पूरा इंटीग्रिटी हो, उनका सत्यनिष्ठा हो, बिना किसी उनके ऊपर कोई यहाँ पे केस ना चल रहा हो फालतू का भ्रष्टाचार वाला, और उनका कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि लोक प्रशासनिक में। जैसे कि आपका हो गया IAS ऑफिसर हो गए, पूर्व हो गए, जो यहाँ पे 25 साल का क्या हो उनका एक्सपीरियंस हो, विजिलेंस के मामले में, फाइनेंस के मामले में, बैंकिंग और फिर लॉ एंड मैनेजमेंट, इन सभी में क्या हो, इन सभी मतलब इनका जो है 25 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी वो आएंगे। जो यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि लोकपाल में जो 8 मेंबर होते हैं नॉन जुडिशियल मेंबर, वो उसकी क्या है, एलिजिबिलिटी है। ठीक, अब यहाँ देखिए जो लोकपाल होता है, लोकपाल के लिए यहाँ बैठाई जाती है क्या, सिलेक्शन कमेटी। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और, जो यहाँ पे लोकपाल की होती है सिलेक्शन कमेटी, उसके बारे में देख लीजिए। लोकपाल की जो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके जो मेंबर होते हैं, यह मेंबर करता है रिकमेंड कौन, सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी। अब इसी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रेसिडेंट इस मेंबर को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन मेंबर को, यानी कि लोकपाल के मेंबर को क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। अब देखिए लोकपाल की जो सिलेक्शन कमेटी होती है, लोकपाल सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, इस लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, देखिए PM हो गया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया। दूसरा हमारा होता है लोकसभा का स्पीकर होता है, और तीसरा हमारा होता है लोकसभा का जो विपक्ष यानी अपोजिशन लीडर होता है, वो हमारे हो गए। यानी कि लोकसभा मतलब लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में ये सारे लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब यहाँ देखिए लोकपाल का पावर, कि लोकपाल का पावर क्या होता है। और देखिए यहाँ जो 8 मेंबर होते हैं उसमें से 50% मेंबर होते हैं या SC ST OBC, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज हो गए, महिलाओं के लिए क्या होती है, आरक्षित होती हैं, रिजर्व होता है। अगर इसके पावर के बारे में बात करें, हम लोकपाल के पावर के बारे में बात करें, देखिए थोड़ा सा लोकपाल का पावर, CBI को जांच करने के लिए यह गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कौन, लोकपाल। अगर लोकपाल जो है CBI को रिस्पॉन्सिबल दे दिए किसी मैटर पे, किसी केस पे, तब यहाँ जो CBI होता है ये अपना ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है। अगर इसका ट्रांसफ़र होगा तो सबसे पहले CBI को लोकपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ देखिए लोकपाल का टेन्यूर मतलब कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, 5 ईयर होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना होता है, 70 ईयर। अब आगे देखिए लोकायुक्त का, मैंने पूरा बता दिया आपको कि लोकपाल के जुरिडिक्शन में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और यहाँ पे ग्रुप ABCD अफसर हो गए, जो यहाँ पे सेंटर होती है गवर्नमेंट के अफसर, ये सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक, अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ अगला देखिए लोकायुक्त। अब यहाँ थोड़ा सा और देख लीजिए कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है।
इन दोनों को 2013 के एक्ट में लाया गया था, क्योंकि 1968 में क्या हुआ था, लोकपाल और फिर लोकायुक्त की बिल थी वह गई थी पार्लियामेंट में, तो उसमें जो लोकसभा थी क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। तो ये क्या हुआ कि 2013 में लोकपाल और फिर लोकायुक्त का जो बिल था वो यहाँ पे पारित हो गया, और 1 जनवरी 2014 को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर अपना साइन किया, और 16 जनवरी 2014 को जो लोकपाल और फिर लोकायुक्त था यह फिर लागू हो गया। यानी कि 1 जनवरी 2014 को प्रेसिडेंट ने अपना यहाँ पर सिग्नेचर दिया, अपना अप्रूवल दिया, अपना एग्रीमेंट दिया, और फिर 16 जनवरी 2014 को यह फिर लोकपाल और फिर लोकायुक्त लागू हो गया। अब देखिए दोनों एक काम करते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दी ओम्बुड्समैन पे, यानी कि ये दोनों यहाँ पे एंटी करप्शन के खिलाफ काम करते हैं, जांच करने के लिए अपर लेवल पर, ठीक, नेशनल लेवल पे। अब आगे देखिए, जो लोकपाल होता है वंस अपॉइंटेड एंड द लोकायुक्त कैन नॉट बी डिसमिस्ड आर नॉट ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द पासिंग एंड इम्पीचमेंट मोशन बाय द स्टेट असेंबली। एक बात है आप नोट करना, थोड़ा सा आप गलत दिया गया है यहाँ पे, इम्पीचमेंट, जब भी इम्पीचमेंट शब्द आता है तो एक बात नोट करना कि इम्पीचमेंट शब्द हमेशा किसके लिए होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होता है, और सभी के लिए क्या होता है, रिमूवल प्रोसेस होता है, ठीक। अब यह चेक करता है किसमें, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स में क्या होता है, करप्शन होता है, इन सभी में जो लोकायुक्त होता है यहाँ पे चेक करता है। अब देखिए इसका टेन्योर कितना होता है, पूरा लोकायुक्त इसका जो टेन्योर होता है कितना होता है, 5 साल होता है, और मैक्सिमम कितना साल होता है, 65 साल, 65 ईयर, 5 ईयर, और यहाँ पे 65 ईयर होता है। अब देखिए लोकायुक्त के सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, सीएम होते हैं, और यहाँ पे जो विधानसभा का जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसका अपोजिशन लीडर होता है वो यहाँ पे शामिल होता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ये यहाँ पे लोकायुक्त के सिलेक्शन कमेटी में शामिल होते हैं। अब यहाँ देखिए इसका रोल क्या होता है, बहुत बढ़िया से तरीके से जांच करता है करप्शन में हुए सबस्टेंटेड रिकमेंडेशन एक्शन, और यहाँ पे लोकायुक्त इज ग्रेट चेक ऑन द करप्शन, और जो लोकायुक्त होता है ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को यानी पारदर्शिता को लाता है, ठीक, पूरा बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से काम करता है ताकि करप्शन ना हो, यहाँ पे करप्शन को समाप्त किया जाए। तो ये हमारा हो गया लोकपाल और फिर लोकायुक्त। और यहाँ थोड़ा देख लीजिए कि जो यहाँ होते हैं लोकायुक्त, इस लोकायुक्त को अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, अपॉइंटेड बाय दी राज्यपाल, यहाँ पे गवर्नर होता है, इस गवर्नर के द्वारा लोकायुक्त को अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त ये कहाँ पे होता है, स्टेट में होता है, इसलिए यहाँ पे जो राज्य का राज्यपाल होता है वही लोकायुक्त को मतलब उसकी नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, ठीक। मैंने पूरा बता दिया कि सिलेक्शन कमेटी ऑफ द लोकायुक्त कौन होता है, सीएम होता है, विधानसभा का जो यहाँ पे अपोजिशन लीडर होता है वो शामिल होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल होता है, और जो यहाँ पे लोकायुक्त का टेन्योर होता है 5 साल होता है, और फिर मैक्सिमम 65 ईयर होता है, ठीक। हम देखिए वही सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि लोकपाल और फिर लोकायुक्त को यहाँ पे 2013 के एक्ट में लाया गया था। कई बार प्रयास किया गया लेकिन कई बार प्रयास यहाँ फेल हो गया, उसके बाद मतलब बहुत बार प्रयास किया गया तब हमारा लोकपाल और फिर लोकायुक्त का नियम पास हो गया था। कब पास हुआ कब नहीं पास हुआ मैंने पूरा अच्छे तरीके से पीछे बता दिया आपको कि लोकपाल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसका पावर, लोकायुक्त का टेन्योर क्या होता है, इसके सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है, और फिर लोकायुक्त की सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है, हर एक चीज़ मैंने पूरा आपको बढ़िया तरीके से बता दिया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है कि आपको डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना है इंडिया में जो कोर्ट होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए इंडिया में जो कोर्ट होता है इसको 3 भागों में डिवाइड या फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हमारा होता है हाई कोर्ट, और तीसरा हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका देखिए इस प्रकार से होता है, नीचे हमारा होता है अदर कोर्ट, उसके बाद हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके ऊपर हमारा होता है
हाई कोर्ट, और इसके ऊपर हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी आप नीचे से मूव कर सकते हो जस्टिस पाने के लिए। सबसे ऊपर हमारा होता है वो हमारा होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ आगे देखिए, ये यहाँ पे द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। यानी इसके बाद, यानी अगर आपको एक सेकंड, अगर आपको यहाँ जस्टिस नहीं मिला, ये हमारा मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट मान लीजिए है, सबसे पहले यहाँ नीचे हमारा होगा अदर कोर्ट होगा, अदर कोर्ट, ये हमारा हाई कोर्ट हो गया, यह हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर आप नीचे जाते हैं तो सबसे लास्ट हमारा होता है यहाँ, इसके बाद आप कहीं आप न्याय नहीं मिलेगा, बस यही हमारा लास्ट है सुप्रीम कोर्ट। तो वही हमारा बोला जा रहा है कि द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर द बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। यहाँ जो आपका टेरिटरी है पूरे इंडिया के अंदर, इसका पूरा यही हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट। इसका चार्ट देख लीजिए, ये इधर, ये हमारा है हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। किसके लिए? क्रिमिनल के लिए। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमारा आता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंदर हमारा आ गया सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन ऑफ द जज। इसके अंदर आता है असिस्टेंट सेशन जज, और इसमें हमारा आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और दूसरा हमारा होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इसमें हमारा आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लास, और इसमें हमारा आता है फिर इसी में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये तो हमारा हो गया क्रिमिनल के लिए, और ये हमारा हो गया सिविल जुडिशियल सिस्टम के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ देखिए, इसको दो एक क्लास में डिवाइड कर दिया गया, क्लास 1 और फिर क्लास 2। अब इसमें हमारा आ गया क्लास 2 में जो यहाँ पे कोर्ट होती है आप स्मॉल केसेज फॉर दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और दूसरा हमारा होता है क्लास 3 के लिए कि मुंसिफ्स कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ द सब जज क्लास 3। ठीक, तो ये हमारा हो गया हायरार्की ऑफ द सिविल जुडिशियल सिस्टम, और यहाँ पे हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ पे जो कोर्ट का स्ट्रक्चर इंडिया में, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार डायग्राम बना सकते हैं। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके ऊपर हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप पे होता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि हाई कोर्ट क्या होता है, इस पर लिखना है शॉर्ट नोट्स। यानी इंडिया में जो हाई कोर्ट होता है इस पर लिखना है शॉर्ट नोट आपको। देखिए, जो हाई कोर्ट होता है इसका सबऑर्डिनेट होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड हाईएस्ट होता है, ये यहाँ पे हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद हमारा आता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या है? द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट इन ए स्टेट इज द हाई कोर्ट। किसके लिए? स्टेट के लिए। ठीक, इसका जो स्थान है कहाँ पे है? कंट्री में सेकंड स्थान पे है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ क्या है? सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, और उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमारे देश में लगभग कितने यहाँ पे, यानी कि करंटली कितने हैं? 25 कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं। ठीक, जो कि यहाँ भिन्न भिन्न यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। अब अगर इसका हम देखें ज्यूरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार, तो यहाँ पे 3 होता है। पहला हमारा हो गया ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा हमारा हो गया पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंट्स, और तीसरा हमारा हो गया कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक, चौथा हमारा हो गया अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर अपील करना हुआ, अगर यहाँ पे अपील करना हुआ, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, चाहे यहाँ पे क्रिमिनल मैटर हो गया, एक सेकंड चल रहा है, क्रिमिनल मैटर हो गया, और चाहे आपका सिविल मैटर हो गया, इन सभी को आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। कहाँ पे? देखिए, इसी को बोला जाता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, और यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी अगर आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो आप यहाँ पे जाओगे, तो ये हमारा क्या है? इसी को बोला जाता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। ठीक, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है
4 प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो यहाँ पे मतलब वहीं से होगा, ठीक। दूसरा हमारा होता है पावर ऑफ द सुपर इंटेंडेंट्स, और तीसरा हमारा होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और चौथा हमारा होता है एप्लीएट जुरिडिक्शन, ठीक। इसका जो स्थान है कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट के बाद है। देखिए अगर किसी का, जैसे आपको मैंने बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, क्रिमिनल मैटर हो गया, सिविल मैटर हो गया, या फिर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 226 से आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, ठीक, न्याय के लिए। तो ये हमारा होता है रिट पिटीशन, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 के दूसरे क्लास में 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। पहला हमारा हो गया हैबियस कॉर्पस, ठीक, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हमारा हो गया मैंडेमस यानी कि परमादेश, और तीसरा हमारा हो गया प्रोविजन, और चौथा हमारा हो गया क्राइटेरियो हो गया, इसे बुलाता उत्प्रेषण बुलाता है, और पांचवा हमारा होता है क्वा वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। अब यहाँ देखिए यही हमारा हो गया कि रिट पिटीशन में हमारा आता है आर्टिकल नंबर 26 और यहाँ पे 27, ठीक, अपील करने के लिए। तो ये हमारा हो गया अपीलेट जुरिडिक्शन, जो कि मैंने पूरा बता दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर यहाँ पे आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, अगर इसका देखें तो मतलब हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर होता है, और यही हमारा क्या होता है, फाइनल होता है, फाइनल अपील इन दी कंट्री। सबसे मतलब यहाँ फाइनल नहीं होगा, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैक्सिमम यहाँ पे कितने हैं जज, तो 34। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होते हैं, यहाँ पे हेड होते हैं। और यही हमारे लेते हैं अपील किसके अगेंस्ट, हाई कोर्ट के। क्योंकि अगर मान लीजिए आप क्रिमिनल के मैटर में या फिर सिविल मैटर के ऊपर अगर आपको न्याय नहीं मिला हाई कोर्ट से, तब ये जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि हमारा सबसे लास्ट होता है, ठीक। तो यही हमारा है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में कोई यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, ठीक, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में, इन दोनों में मान लीजिए अगर यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, तो इन सभी को यहाँ पे सुधार करेगा कौन करेगा, सॉल्व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। ये हमारा हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 123 के तहत, 143 के तहत, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, इसको क्या करता है, एडवाइस देता है। लेकिन जो एडवाइस होती है ये प्रेसिडेंट के लिए बाउंडेड नहीं होती है। अब यहाँ देखिए इसका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का 3 हो गया जुरिडिक्शन, ओरिजिनल, एप्लीएट और यहाँ पे एडवाइजरी। मैंने बता दिया आपको एडवाइजरी सिस्टम में, जैसे कि यहाँ पे 143 आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, यहाँ पे एडवाइस देता है। तो ये हमारा हो गया एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इसका पूरा मैंने बता दिया एग्जाम्पल के साथ। और दूसरा हमारा होता है एप्लीएट, इसका मतलब क्या होता है, ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, और फिर यहाँ पे नीचे हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। अगर आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो आप यहाँ ऊपर जाएंगे, और यही हमारा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। और ये पूरा हमारा होता है एप्लीएट सिस्टम। और तीसरा हमारा होता है एडवाइस सिस्टम, जो मैंने बताया आपको आर्टिकल नंबर 143 के तहत यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट नंबर 3 में। जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है COI का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में है, जा करके देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं।